अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन, आज के दिन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो खबर है वो अ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो अपनी चाइना यात्रा का जो है उन्होंने ना सिर्फ आगाज़ किया और बल्कि जैसे ही उनका जहाज़ जो है वो उसने सरज़मीन चाइना को छुआ, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है उसके तमाम तर मीडिया की नज़रें, कैमरों के रुख और रिपोर्टर्स की जो आवाज़ें थी वो चारों तरफ जो है वो गूंजना शुरू हो गई। अब उनके सफ़र का असल मकसद क्या है? उनकी चाइना यात्रा का मकसद क्या है? 72 घंटे का इंतहाई तवील सफ़र होगा या आप ये कह रहे हैं उनका स्टे जो होगा वहाँ पे वो 72 घंटे का, और 72 घंटे के अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो होंगी वहाँ पे डिस्कस की जाएँगी? क्या वहाँ पे ईरान और इज़राइल के मामले को डिस्कस किया जाएगा, या वहाँ पे खित्ते की दूसरी दीगर सूरत-ए-हाल को डिस्कस किया जाएगा, या चाइना जो है जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक ऐसा मुल्क है जो कि सर फेंक के सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, और उसने जब अमेरिका की जानब से उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदी भी लगाई गई और खास तौर पे जब उसके ऊपर टैरिफ की बात की गई, तो चाइना ने उसका जवाब जो था वो टैरिफ दर टैरिफ की शक्ल में दिया, और जिसके बाद से अमेरिका को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि हम देखेंगे बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है पूरी दुनिया की, उसके अंदर कुछ चेंजेस होती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसी से अगर रिलेटेड बात करते हैं, तो चाइना की जानब से जो है आज पाकिस्तान को एक बाकायदा तौर पे पैगाम भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर उसको खाली करवाना है या उसको फ्री करवाने के लिए जो है पाकिस्तान जो है अपनी कोशिशों को तेज़ करे। बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक़्त मसाहलत करवा रहा है, या उसको मीडिएशन का जो एक प्रोसेस उसने ऑन किया हुआ है, उसको थोड़ा फ़ास्ट करे ताकि जल्दी से जल्द ये खित्ता जो है, ये इलाका जो है, ये जंग से साफ हो, दूर हो, और यहाँ पे किसी किस्म का खतरा ना हो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर तो बढ़ता हुआ तवानाई का जो बहरान हमें नजर आ रहा है उसको किसी तरह काउंटर किया जा सके। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो नाजरीन, आपको भी मैं इंतहाई थोड़ा सा बल्कि इंतहा से तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन है, खासतौर पर अगर मैं अमन अमान की बात करता हूँ, तो केपी के सूबा जो है वो एक दफा फिर जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ना सिर्फ ये कि वो दहशतगर्द जो वो खुलेआम फिर रहे हैं, बल्कि वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वो सूबाई सूबे के अंदर जहां पे भी उनका दिल करता है वहां पर ही वो हमला करना शुरू कर देते। क्या अब वहां पे जो सूबाई हुकूमत है, क्या वो किसी किस्म का उनके खिलाफ एक्शन लेगी? वो जो कि हमें लेते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे सूबाई हुकूमत की जानब से जो हटधर्मी जो अख्तियार की गई थी कि आप किसी भी तरह से जो है इन तालिबान को या अफगान जो यहाँ के जो मुहाजिरीन हैं उनको पाकिस्तान से बाहर मत निकालें, लेकिन जैसे जैसे ही कोई वाकयात होते हैं और जब उसका खुरा निकाला जाता है, तो वो उन्हीं महाजरीन के अंदर से ही लोग निकलते हैं जो कि उनके साथ बैठे होते हैं, पेनिट्रेट किए होते हैं, और वो वहीं से निकल के जो है वो पाकिस्तान की मासूम अवाम को और पाकिस्तान के अदारों के ऊपर हमला करते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन उससे पाकिस्तान की जग हसाई बहुत ज्यादा हो रही है, और वो हो रहा है पासपोर्ट का मामला। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या कानून साज अदारे जो हैं, असम्बली जो है, उनके जो मेंबरान हैं उनको बाकायदा तौर पे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे उनको जो है पासपोर्ट जारी किए जाते हैं दुनिया में ट्रैवल करने के लिए, ताकि उनको आसानी हो और सब लोगों को मालूम हो कि ये कानून साज अदारे का या उस जो है असम्बली का मेंबर है। और लेकिन मामला अगर यहीं तक रहे तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब एक कानून साज असेंबली का जो मेंबर होता है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके आगे पोते, पोतियाँ, बेटे, बेटियाँ, नवासे, नवासियाँ, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, इवन हत्ता कि उनके ड्राइवर्स और मुलाज़मीन तक के पास भी ब्लू पासपोर्ट होता है। और इसी तरह का एक मामला जो है अभी जो रिसेंटली हमारे सामने है, जिसकी वजह से इटली की गवर्नमेंट की जानब से जो पाकिस्तान को जो एक लेटर जो है वो या डिमोश जो है वो जारी किया गया है, जो कि बेसिकली बहुत बड़ी चार्जशीट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो है हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रईस मर्चेंट साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन इखलाक साहब। हसनैन इखलाक साहब जो है वो जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, और उनके साथ साथ स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। कमर भट्टी साहब जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब इस्लामाबाद से। और ये आप तमाम चारों अहबाब का जो है वो प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद। तो सबसे पहले मैं राजा काशिफ साहब की तरफ जाता हूँ। राजा काशिफ साहब, क्योंकि बैनुल अक़वामी
जो अमूर और रिलेशनशिप है उसके ऊपर एक अथॉरिटी रखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सर प्रोग्राम में खुशामदीद है। सर दूसरा, चाइना यात्रा सर शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और 72 घंटे का सर ये पूरा एक टूर है। तो आप सर किस नजर से देखते हैं कि क्या खित्ते के हालात बेहतर होंगे या अमेरिका के अपने हालात बेहतर होंगे? जी जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। जी जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और बुनियादी बात यह है कि ट्रंप सर अपने इरादे हैं उनको तब्दील करना, उनको उनकी ख्वाहिशात को लेके चलना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। और चाइना विजिट में देख रहा था कि वो जब गए हैं उनको, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, चाइना अपने पैगामात देता है। और चाइना का एक और मसला ये है कि वो बेसिकली बिजनेसमैन है, मतलब वो कारोबारी अपने आप को लेके चलना चाहते हैं। इसलिए आप देख लें कि वेनेजुएला में भी उनके मफदात पे दाव लगा तो आगे नहीं बढ़े। वो कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि दुकानदार जो होता है, कारोबारी तबका जो होता है, वो लड़ाई झगड़े पे यकीन नहीं रखता। तो चाइना जहां पे भी आता है किसी को आगे करता है, फ्रंट पे खुद नहीं चल सकता। और जबकि अमेरिका जो है जहां पे भी खड़ा होता है। और दूसरी एक और बात ये कि आप देखें कि यूनाइटेड नेशन के जितने इदारे काम कर रहे हैं, इवन के अमेरिका का अपना यूएसएड रहा, उसने कितने बरसों में हमेशा दुनिया भर में उन्होंने पैसे खर्च किए। जापान को देखें तो उनकी जायका खर्च करती है। चाइना का अगर आप देखें तो वो कहीं पे भी ना पैसे खर्च नहीं करते, अवाम पे बेलौस होके पैसे नहीं उड़ाते। और एक सुपर पावर की जो मिसाल है वो यकीनन अमेरिका पे पूरी उतरती है। और अमेरिका को अगर आप ये सोचते हैं कि वो क्या तब्दील होगा, और ट्रंप ने आके अपने जो फाइनेंशियल्स थे अमेरिका के वो कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, एक बात है कि वो जंग के मामला को वो तय नहीं कर पाए। 2.5 महीने में अगर उन्होंने जंग करनी थी तो करके खत्म कर चुके होते अब तक। लेकिन वो जिस तरह से लटका के चल रहे हैं, और फिर उन पे इनसाइडर इश्यूज बाज इदारों ने भी मीडिया के लगाया कि एक स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका की और जो सौदे किए जा रहे हैं, इनसाइडर जिसको हम कहते हैं, कि वो ऐलान करते थे तो रेट गिर जाते थे, रेट उड़ जाते थे, और उसमें कुछ लोग अपने बेनिफिट्स हासिल कर लेते थे, बल्कि कर रहे हैं कोई मतलब 60 70 80 दिनों से। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये पैदा होती है कि यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इम्पीचमेंट क्या ट्रंप की हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका में जितने भी शराफिया जिसको हम कहते हैं, चाहे वो किसी भी सतह के हों, उनके मफादात जुड़े हुए गवर्नमेंट के साथ, यानी कि वो सिस्टम को कहीं पे भी कोलैप्स नहीं किया जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल ये कि ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने वार पावर्स को भी आपने देखा खत्म करने का, कि जंगी इख्तियारात के बारे में आपके सामने अभी पिछले दिनों कम से कम 2 मरतबा आ चुकी है सेनेट में। और आप देख लें कि 100 की उसमें कितना फर्क आया, और यहां तक भी हो गया कि कांग्रेस का बंदा जाके वोट दे रहा है अगेंस्ट, और जो डेमोक्रेट्स का बंदा ट्रंप के हक में दे रहा है। तो ये बड़ी अजूबे किस्म की चीजें हुई हैं, और ये होती रहेंगी। और एक और चीज ये कहते थे कि एक जिसको अमेरिका में एक और टर्म भी बड़ी इस्तेमाल होती है, पिज्जा सिग्नल्स कहलाते थे। तो अमेरिका में वो पिज्जा सिग्नल्स ये होता था कि पेंटागन के गिर्द जितने भी इर्द गिर्द पिज्जा शॉप्स हैं, अगर वो रात में ज्यादा खरीदारी शुरू कर दें वहां से, तो लोगों को लगता था कि पेंटागन अमेरिका में कुछ अब वो कुछ करने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। संडे में भी ये हुआ। और पिज्जा रिपोर्ट्स के नाम से भी वो एक, अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पे चीजों पे आपको मिल जाएंगी, और वो रिपोर्ट्स शाया होती रहती हैं, आती रहती हैं सिग्नल। अच्छा, दुनिया में तो आमतौर पे ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई इतनी, ये तो नहीं है कि 100% ऑथेंटिक होती है। बीच में कुछ ऐसा लगा है हमें कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन ट्रंप के ऊपर कोई रिलायबिलिटी, कोई ट्रंप की किसी बात को हरफे आखिर समझना, और लोगों को लगता है कि ट्रंप कोई इतने समझदार आदमी नहीं है, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रंप को जहां जो करना है वो कर लेते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, अगर आप इसको हम इसको ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और हम जरा इसको क्लीन कर लें, थोड़ा और रिफाइन कर लें, तो सर क्या आप समझते हैं कि अब जो चाइना में जो अब ये मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी के साथ, जी के साथ, तो क्या जो
ये जो खिता है, हमारा खिता है, और खासतौर पर मशरक वस्ता की अगर बात करता हूँ, जो कि जंग से बुरी तरह इस वक्त बुरे हाल जिसके हो चुके हैं, उस पर सर भी कोई असर पड़ेगा, पड़ सकता है? देखें, इस की जो मुलाकात को आप समझते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसके कोई और इम्पैक्ट निकलेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना में जाना, फिर उनके साथ जो बिजनेसमैन और उनकी जो थॉट्स है, असल में चाइना जो है बिजनेस की जगह नहीं दे रहा, जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर भी, दुनिया में भी। और अब मसला ये है कि उनकी अगर इसको दौरे को ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट को अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या नतीजा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी विजिट के बाद क्या अमेरिकन कंपनियों को क्या है ना, क्या स्पेस देगा अपने यहाँ, क्या उनको बिजनेस करने देगा? ठीक है, अगर नहीं देगा जी जी, तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं है। ठीक, राजा साहब, आपका ये जो है आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलता हूँ। हमारे साथ बैठे हैं अपना डॉक्टर रईस मर्चेंट साहब। मर्चेंट साहब, ये जो अभी बात हुई है, जो मेरा भी एक क्वेश्चन था, और राजा साहब ने भी उसी की जानब जो इशारा किया है, लेकिन सर मैं जो चीज इसके अंदर अगर मैं चीज एक ऐड करता चलूं, बिजनेस की अगर बात की जाती है, खिते का अमन तो खैर है एक साइड पे हो गया, सारी दुनिया जानती है कि चाइना जो अपना बिजनेस कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा बिजनेस पर्सन जो है वो अमेरिका को शायद कभी अभी तक मिला कोई नहीं, और आने वाले कई सालों तक शायद ना मिल सके। लेकिन सर जब अब उन्होंने यहाँ पे चाइना में जब वो लैंड हुए हैं, तो उनके साथ साथ जो लोग उनके हमरा हैं, जो उनके मशीर हैं, तो सर जब इस किस्म का मामला तो लोग अपने मशीरों को साथ लेके जाते हैं ना, तो वह मशीरों के नाम सर मैं देख रहा था, तो मुझे बड़ी एक अजीब सी चीज हुई। तो वो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, सीईओ है एलन मस्क, उनके साथ हैं। सिटी ग्रुप, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा एक नाम है, उसके सीईओ उनके पास है। बोइंग प्यारे जो बनाए, वो बोइंग कंपनी जो है, उसके सीईओ उनके साथ हैं। एप्पल के सीईओ उनके साथ हैं। एनवीडिया, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स का जो एक चिप्स वाले बनाने वाले या एक बहुत बड़ी कंपनी है, और एनवीडिया की वजह से ही जो है वो, और खासतौर पे चैट जीपीटी जो है वो आपको हम सब लोगों के सामने आया। तो सर ये सारे के सारे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे, तकरीबन 16-17 लोग हैं जो, और वो तमाम के तमाम एक इंतहाई बड़ी कंपनीज के मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं। तो सर इनको, इनकी हमराही जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप किस नजर से देखते हैं, वो भी चाइना के अंदर सर? देखिए, ये तो अजर मिन शम्स है कि इस वक्त ट्रंप का चाइना का दौरा बिजनेस के लिए तो नहीं हो सकता। अच्छा। ये मतलब ये तो ऐसी बात है कि एक तरफ ईरान अमेरिका इसराइल वॉर है, जिसको थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है, जिसपे अभी मुज़ाकरात होने हैं। इस दौरान उसका चाइना का विजिट करना और सिर्फ बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर जाना, जी जी ये कैमोफ्लाज लगता है मुझे। ये मेरा जाती एनालिसिस है। अच्छा, ठीक है। इट डजंट मीन कि ये अब बिजनेस ही की बात करेंगे, ये करके यही आएंगे, स्टेटमेंट यही देंगे कि हमने बिजनेस की बात की है और हम बिजनेस करने गए थे, लेकिन 3 दिन चाहिए बिजनेस की बात करने के लिए। और इस लेवल के ऊपर के प्रेसिडेंट ट्रंप विद द चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, तो ये दोनों बातों को अगर आप सब चीजों को जोड़ें, तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये पॉलिटिकल बहस नहीं होगी यहां पर। ये बात मैं मानने को तैयार। ठीक है, मुझे इस बात का 100% यकीन है कि दिखाया ये जा रहा है कि ताकि दुनिया ये ना कहे कि ये चाइना के पास क्यों गए, और पीछे से इनकी बात जाहिर है इस लेवल पे, अगर बिजनेस के लेवल पे भेजना था तो कोई भी इनका कॉमर्स मिनिस्टर भी आ सकता था। वाज नॉट नीडेड टू ट्रंप कम हिमसेल्फ। तो मैं तो ऐसे समझता हूं, और मैं ये भी समझता हूं इस वक्त जिस कदर ये खिता जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, यानी ये लफ्ज बड़ा कॉमन हो गया, बहुत लोग मुख्तलिफ मौके पे, लेकिन रियलिटी में नाजुक दौर से गुजर रहा है। हाँ, ये वाकई रियलिस्टिकली इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी, जिसको हम थिन लाइन जो है, थिन लाइन से चल रहा है, यानी ये इस वक्त बड़ा मुश्किल हालात हैं। मैं इसको जाती तौर पे आपको अपनी ओपिनियन यही दूंगा कि जो ट्रंप लेकर गया है जिन लोगों को, वो सिर्फ दिखाने के लिए लेकर गया है। जाहिर है कि वहां पर कोई बिजनेस डील नहीं हो रही। एप्पल वहां बन रहा है, IBM वहां बन रहा है, चिप्स वहां बन रही है, सब चीजें वहां बन रही है, एवरीथिंग इज मेकिंग ओवर देयर। तो ये अगर कोई बिजनेस की डील होती तो वो 3 दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ना वहां जाता, और चाइना का प्राइम मिनिस्टर 3 दिन के लिए उसको डेडिकेट नहीं करता अपना वक्त। ठीक है, इसका मतलब है कि मामला कुछ हो, मैं इसको समझता हूं कि ये तो बिल्कुल, यानी ये बच्चा भी बता देगा, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। ठीक हो गया। हसनैन भाई, इसी चीज को अगर हम आगे लेके चलते हैं, अब देखें ना, ये तो ऑटोमेटिकली कड़ियां जुड़नी शुरू होगी ना। राजा साहब ने बात की
रईस साहब ने उसको थोड़ा सा इसमें चीज को ऐड किया तो एक शक्ल और नजर आ गई। तो अब जो ये शक्ल नजर आई है तो फौरन ही जो है हमें हमारे जो कानों के अंदर एक जो है वो एक बयान और आना शुरू हमें सुनाई देता है कि चीन की जानब से ये कहा गया है, पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आपने हुर्मुज को खुलवाने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, उसको किसी भी किस्म के फियर फ्री करने के लिए आप अपने जोर और लगाएं और अपनी कोशिशों को और तेज करें। सर अब ये बताएं कि ये क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत है, इतना तपड़ा है कि वह अमेरिका को, ईरान को, इसराइल को या बाकी मशरिक वस्ता को बस खत्म, आज के बाद ही तुम लोग ये काम नहीं करोगे? सर जी देखिए, एक तो हमें जो है वो अब खुद को अंडरमाइन करने से जो है वो रहना चाहिए। हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम कॉम्प्लेक्स का शिकार है। सही, हम समझते हैं कि शायद जो है वो नहीं, सर, अब बुरा नहीं, मैं कुछ और मैं समझ रहा हूँ। मुझे मजा आया, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था। सर ये कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी का है कि सुपीरियोरिटी का है? नहीं, ये हम जो है वो एहसास कमतरी का शिकार। हाँ, इंफीरियोरिटी। हमें जो है वो महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान एक बड़ा कमजोर। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हम दुनिया की 5वीं यानी सबसे बड़ा मुल्क है तादाद के एतबार से। हम बिजनेस की बात करते हैं, हम बार बार इंडिया के हवाले से बात करते हैं कि वो बड़ी इकोनॉमी है, बिलाशुबा वो बड़ी इकोनॉमी है। तो हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि 25-26 करोड़ लोग भी जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के लिए, और हमारी फौज सबसे बड़ी फौज है। फिर हम जो है वो अगर अभी माजी करीब में ही जो कुछ वाकयात हुए इंडिया के हवाले से भी हुए, बाकी भी जो हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के, बिलाशुबा पाकिस्तान अकेला शायद उस तमाम उसको ना कर सके, लेकिन यकीनी तौर पर अगर किसी बड़े मुल्क का सरबराह पाकिस्तान को एक कहता हुआ पाया जाता है कि आप उसको जो है वो काम को सरंजाम दीजिए, तो हमें इस बात को हम अपने ज़हन में रखना चाहिए कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास, क्या हम ये समझते हैं कि मिसाइल मारकर ही दूसरे को जो है वो मजबूर किया जा सकता है? हमने गुज़िश्ता 1-1.5 माह में देखा कि ईरान के अंदर जिस कदर जो है वो हम बमबारी देख रहे थे, जिस तरह जो है वो हम तबाही देख रहे थे, उस तमाम को किसने रुकवाया? उसको पाकिस्तान ने ही जो है वो रुकवाया। और तमाम तर जो इस वक्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, उसके बावजूद क्या आपने एक भी गोली या एक भी बम जो है वो चलते हुए देखा? ये भी पाकिस्तान ने ही किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी हम स्पेस दें तो शायद पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से भी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है। अब मैं थोड़ी सी जो है वो करूंगा। देखिए, बिल्कुल अमेरिका और चीन जी ये दोनों बड़ी माशी ताकतें हैं, और दुनिया जो है वो इस वक्त, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इकोनॉमी की ही जंग जो है वो दुनिया के अंदर लड़ी जाती है। सही। आप देखिए कि ईरान ने जब जंग शुरू हुई तो ईरान जो है वो, हम सबको पता था कि अपर पोजीशन में था, उसने अब नया हुर्मुज को जो है वो बंद कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वहां पर जो अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है वो वहां पर पहुंचा, तो वहां से ईरान के जो तेल बरदार जहाज हैं या दूसरी चीजें हैं, उनका भी आना जाना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। जी बिल्कुल ऐसे। वो जब उनको जो है वो इस हवाले से इकोनॉमी की तरफ से थोड़ी सी वो हुई, देन दे केम टू द टेबल, और वहीं से जो है वो हमने देखा कि बातों का जो कि अब हम इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि फौरी नहीं तो चलिए मुस्तकबिल करीब में जो है वो हम देखेंगे कि कोई ना कोई मुआहदा, कोई ना कोई ऐसी जो है वो एग्रीमेंट हमारे सामने आएगा कि जिसके अंदर दोनों साइडों की जो है वो बात को रख के और इस चीज को खत्म किया जाएगा। आप ये ध्यान में रखिए कि अमेरिका जो है वो ईरान जंग से निकलना चाहता है, वो किसी भी सूरत में निकलना चाहता है। सिर्फ मसला ये है कि चीन और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो जंग बंदी नहीं करे, अमेरिका इस जंग को बिल्कुल खत्म करे। जबकि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, ईरान को जंग बंदी के जरिए जेरे बार रखना चाहता है, उन पर दबाव जो है वो बरकरार रखना चाहता है। एलॉन मस्क की बात की आपने, दूसरे लोगों की बात की, ये हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि हम चिप्स जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब वो ये भूल गए थे कि उनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो चाइना ऑलरेडी न सिर्फ तैयार कर रहा है, बल्कि तैयार करने के बाद हमने ये एआई के हवाले से देखा कि चैट जीपीटी के मुकाबले पे अगर कोई सॉफ्टवेयर
मौजूद है तो वो चाइनीज सॉफ्टवेयर बिल्कुल है ऐसा, ना, बिल्कुल, और वो उनसे कहीं ज्यादा जी, बेहतर उनकी है। अपनी ही चिप्स के जरिए जो है वो सारी टेक्नोलॉजी वो उनके ऊपर बेस नहीं करती है मगरिब के चिप्स के ऊपर। सही। तो ये जो मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज गए हैं वो यकीनी यही बात करना चाहेंगे कि किस तरह ये मुमकिन है कि आइंदा जो दुनिया के अंदर कारोबार होगा इन तमाम की, आप देखिए एलोन मस्क की कंपनी जो है टेस्ला है, उसको BYD जो है वो सबसे ज्यादा वो कर रही है। बिल्कुल ऐसे। टेस्ला कहीं पीछे रह गई है BYD से। बिल्कुल है। इसमें न सिर्फ फिगर से हम वो सब देख सकते हैं बल्कि और कुछ से भी जी, और सिर्फ ये कोई मशरिक की बात नहीं हम कर रहे, हम यूरोपियन ममालिक में भी देख रहे हैं कि वहां पर इवन जर्मन जो कार साज इदारे हैं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कार बनाने वाले इदारे माने जाते थे वो, और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स भी जो है वो तैयार करनी है। बिल्कुल उसके बावजूद वो शदीद दबाव में। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि उसकी आधी कीमत में जो कि वो अपनी मार्केट में वो चीज पेश कर रहे हैं उसकी आधी कीमत में चाइना की तरफ से जो है ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया। अच्छा कमर भट्टी साहब, इसको हम थोड़ा सा अगर हम अपना इस खिते के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आप क्या समझते हैं? आपने राजा साहब की भी बात सुनी, आपने रईस साहब की भी बात सुनी, आपने अपना हसनैन भाई की भी बात सुनी, लेकिन राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त वो आपको कहां पे नजर आ रही है? पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो हमें मुसलसल ये बात बताई जाती है कि भारत को हमने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया सफारती मैदान में, हर मैदान के अंदर वो कहीं पे बैठने के मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पिछले 15 दिन की अगर खबरों को सामने रखूं, फैक्ट्स एंड फिगर को सामने लेके आऊं, तो मेरे ख्याल में भारत ने जितने मुआहदे जो हैं वो यूरोप के साथ और दूसरे ममालिक के साथ किए हैं वो तो पाकिस्तान तो उनका अशर शीर भी नहीं है। जी कमर भाई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल इस वक्त वो सुपर पावर नहीं है जो 1945 में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था और उसके बाद असेंबली बनी और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का क्या मामला आया गया, उसके बाद पूरा आप कह लें ताजा बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, सारे ममालिक जो थे वो बिल्कुल सारी चीजें बना के जो वो अमेरिका को उन्होंने दी कि आप दुनिया को लीड करेंगे। अब अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है। आपने देखा इस वॉर में यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका को कहा कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस पे आपके साथ नहीं खड़े होंगे। नेटो ने भी इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे इनकार किया और बिल्कुल ट्रंप को ना बिल्कुल तनहा उसने अपनी तन्हाई महसूस की। उसने जब ये सारा बात वेस्ट एशिया के मुल्कों के ऊपर, इवन सऊदी अरब और बाकियों के ऊपर डालने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसके ऊपर काफी हद तक रिजल्टमेंट अपनी शो की है। उसके बाद अब जो चाइना जिसको आप टोटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। चाइना एक प्रॉपर एक आप कह लें कि दुनिया में जो एक अगेंस्ट ब्लॉक क्रिएट हो रहा है उस ब्लॉक को चाइना जो है वो लीड कर रहा है। उसमें खुद पाकिस्तान भी शामिल है उस ब्लॉक में, जो है चाइना खुद है उस ब्लॉक में, रशिया भी शामिल है। एक काउंटर ब्लॉक जो है दुनिया में बना है और उसको चाइना जो है लीड कर रहा है। अब तीनों मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, ये सारों को, और ये जो जंग ईरान में जारी चल रही थी ये सारी भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड। जिस तरीके से मार्शल साहब ने कहा तो ये फैक्ट है कि बिल्कुल ये दौरा जो है वो कैमोफ्लेज दौरा है, इसको खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। इसमें सारे मामला जो हैं इसी जंग के हवाले से तय होंगे। बल्कि इससे पहले मैं सदर जरदारी साहब के दौरे के ऊपर भी ये कह चुका हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि सदर जरदारी साहब का चाइना का दौरा जो है वो तो सिर्फ सिंध की लेवल पे है, हरगिज नहीं था। बिल्कुल सदर जरदारी साहब का जो दौरा था वो भी इस दौरे के इस सारे एनवायरनमेंट के हवाले से था कि पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ आपके फील्ड मार्शल जो थे वो ईरान गए थे, एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका और बाकी वो ममालिक के दौरे पे थे, अरब ममालिक के दौरे पे सारा कुछ था, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वो सिंबॉलिकली जो है ना वो चाइना के साथ गया था। तो वो पूरी एक एंगेजमेंट थी कि हमने इन फ्यूचर क्या करना है। उसी एंगेजमेंट का नतीजा ये है कि अब सदर ट्रंप जो है वो डायरेक्टली, जिसको पहले डी वैंस के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद वो उसको वापस बुलाया गया, तो अब ट्रंप बिल्कुल उस फील्ड में खुद डायरेक्टली कूदे। उसके लिए वो अमेरिका भी गए, उसके लिए हो सकता है कुछ दिनों बाद जब ये मुआहदा अमली शक्ल में आएगा तो उसमें वो पाकिस्तान भी आएंगे। ठीक है। तो ये चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। ये नहीं है कि अब अमेरिका जो है ना एक तो यूनी सुपर पावर जो समझा जा रहा था कि स्पेशली जो अफगान वॉर हुई उसके बाद जो है ना वो यही समझा जा रहा था कि अमेरिका वाइड सुपर पावर है क्योंकि रशिया को शिकस्त होगी, बाकी चीजें होगी। अब पूरा शंघाई 5 है, उसके बाद चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान, इवन
अगर आपको मैं बात करूं कि कई मामला ऐसे जिसमें कहीं ना कहीं भारत, ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, रोड बेल्ट का प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, माशी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन प्रोजेक्ट से अमेरिका किसी तरीके से, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट में चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो दुनिया का सुपर पावर होते हुए इन प्रोजेक्ट से लाताल्लुक, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी एंगेजमेंट जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। अच्छा, बेसिकली अभी जो आपने बात की है, तो मैं अभी सहाफी खातून का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कोई चाइना जाने से पहले पाकिस्तान के अंदर 2 घंटे के लिए रुकेंगे भी। तो सर इस तरह की खबरें क्यों उड़ाते हैं सहाफी जो है अपनी सिर्फ ये चंद व्यूज के लिए, चंद लाइक्स के लिए? खातून सहाफी है सर, आप ये अच्छी तरह जानते हैं उनको सर। ये मुस्कुराइएगा नहीं, इसे बताइए ना सर। नहीं, ये देखिए, ये तो सोशल मीडिया का एक दौर है और इसमें ये चीजें चल रही हैं। इसमें चूंकि रिलायबल न्यूज जो है वो बहरहाल सोशल मीडिया पे नहीं होती, वहां पे न्यूज फैलाई जाती है, देखी जाती है, उसके तमाम इफेक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद जो है जो रिलायबल मीडिया जो आप बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक है, आपका प्रिंट है, यही उसको काउंटर चेक करता है, ये सारी चीजें इसके पास पूरे वो टूल्स हैं जिसके नतीजे में हम उसका तज्जिया कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल आपकी बात है, व्यूज का चक्कर है, उसमें सारे ही अपने अपने तौर पे व्यूज लेके आते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक ऐसी बात थी जिसको कहा जाए। अच्छा, राजा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर राजा साहब, आपकी तरफ एक क्वेश्चन सर मैं लेके आना चाहता हूं और वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स का ही है सर, कि इसराइल के वजीर आजम ने सर डायरेक्ट ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए सर। हाँ सही, मेरा ख्याल में शायद इनकी आवाज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात, वो काइंडली जरा टेक्निकल टीम जरा चेक कीजिएगा। अच्छा, अपना डॉक्टर साहब आपसे कि वजीर आजम, इसराइल का वजीर आजम वो बुखलाहट का शिकार होता नजर आ रहा है सर, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जी आपने कंपेन चलानी शुरू कर दी है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे अमेरिका के ऊपर, पूरे अमेरिका के अंदर कि जी वंस आई एम एन अमेरिकन एंड आई सपोर्टेड इजराइल बट नाउ आई एम अगेंस्ट इजराइल। तो सर ये क्या हुआ? ये नेतन्याहू जैसे शख्स के ऊपर भी सर ये वक्त आना था कि इस किस्म की बोखलाहट भरी बातें कर रहा हूं, क्योंकि वो सोशल मीडिया की बात की थी ना, तो मैंने कहा था चलो मैं उसको ये चीजें अच्छा, इसको सवाल मेरा आपसे एक सवाल सर, आप इसको ये क्यों कह रहे कि वो बोखलाहट में कह रहे? ये कैसे तासुर मिला कि वो बोखलाहट में कह रहे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो बोखलाहट का शिकार नहीं है? नहीं, मुझे बताइए ना कि हाउ डू यू लर्न दैट कि वो ये बौखलाहट में कर रहा है? क्यों ना उसकी स्ट्रेटेजी हो सकता है कि यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी कोई लाहेअमल भी तो हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा बात आप ये समझिए, ठीक है। अच्छा, ये उनका लाहेअमल है। चलिए हम एक्चुअली खुद एज्यूम करना शुरू कर। अच्छा, ये भी जर्नलिज्म में जो ये चीज है ना, हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको बहरहाल जो सीनियर तजिया नगार है वो थोड़ा क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार हम क्यों ये खुद से डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि ये जैसे हम बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ ऐसा अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। जी रईस साहब, सर मेरी गुजारिश यही है कि हम इसको इस तरह से क्यों, इसराइल इतना इस वक्त इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का मरकज है, हाँ, और उसका प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात आपका ख्याल है बौखलाहट में करेगा? मैं तो नहीं इस बात को मान सकता, अगर आप माने तो जरूर मानिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान का जो इस वक्त पोजीशन बनी, जैसा कि भी इन्होंने हसनैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर इस मुल्क को ऊपर जाने का मौका मिल रहा है और हम क्यों उसको अंडरमाइन कर रहे हैं? ठीक है, क्यों हम ये समझ लीजिए कि हमारा जो ऊपर आने का मौका मिल रहा है, इंडिया ने यकीनन इसराइल को छेड़ा होगा कि पाकिस्तान इतना ऊपर जा रहा है, भाई इसको कुछ बिठाओ, तो उन्होंने कहा इस पे कीचड़ उछालते हैं। ठीक है, तो इसको एक इसका विंग तो लग जाएगा ना उस कीचड़ को साफ करने में। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो होगा कि नहीं होगा कि एक विंग वहां लग गया, इनको बिजी करो किसी चीजों में, उधर से केपीके में इन्होंने हमले शुरू करा दिए। बिल्कुल, वो जो कुछ हो रहा है वो सब कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप लोग ना जानते हो, आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं, यू मस्ट नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर इन केपीके। तो इन सब चीजों को अगर जोड़े, मैं तो चीजें बहुत सामने रख के खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसको इससे जोड़ लें, नहीं सर, तो आपको नतीजे खुद ही मिल जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल बजाय, और मैंने प्रोग्राम में यही बात कही थी जब मैं हसनैन भाई से बात कर रहा था कि हमने हमारे प्रोग्राम में मैंने एक इंट्रो दिया, डॉक्टर साहब ने कोई बात की, उसके बाद आपने बात की, तो वो एक कड़ियां ऑटोमेटिकली जुड़ती गई। Exactly. और अभी जो बात हुई, जैसे अभी कमर भट्टी साहब से मेरा क्वेश्चन था सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो फिर उसी के साथ एक चीज और भी जुड़ गई सोशल मीडिया की चीजों के ऊपर ही। हाँ, तो जिसके अंदर मैं माजरत चाहता हूं आपसे कि ये आपने जो लफ्ज बौखलाहट का किया, ये आप अकेले नहीं कर रहे, ये और लोग भी कर रहे हैं। तो ये गलत आम हो गया सर। हाँ, ये एक ऐसी जहनियत है, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं डायरेक्ट वो कह रहा क्या, लेकिन हमें, जैसे कि हसनैन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम अंडरमाइन करके चलते हैं, हम बड़ी जल्दी मान लेते हैं कि वो बौखलाहट में नहीं, इट्स पार्ट ऑफ देयर, इट्स पार्ट ऑफ देयर गेम। ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया।
हसनैन भाई, जैसे अभी इन्होंने बात की और कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर गेम, ये उनके एसओपीज हैं कि पाकिस्तान में भी नहीं ठीक है सर, चले हम ये अज्यूम कर लेते हैं, बटी साहब ये तो अज्यूम कर सकते हैं ना हम कि ये उनके गेम्स हैं और उनके एसओपीज हैं। अच्छा, इन्हीं को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो जैसा अभी जो है वो रईस मर्चेंट साहब ने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक नए सिरे से दहशतगर्दी की लहर जो है वो आनी शुरू हो गई है, और अगर इसी चीज को हम देखते हैं तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल पैदा हुए वो भी एक गेम का एक हिस्सा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के अंदर जाके हिट करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के बॉर्डर जो थे वो काफी हद तक सिक्योर होने शुरू हो गए। और जब तक वो बॉर्डर गर्म रहा, मतलब कि हमारी फौज पेट्रोलिंग पे रही, हमारे ड्रोन जो थे मुसलसल सर्विलेंस के ऊपर रहे, पाकिस्तान के तमाम तर शहर और खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो केपी के जो सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्टेड एरिया है वहां पे किसी किस्म का कोई मसला पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया का एक प्रेशर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर और चाइना की बेसिकली उनके साथ जो हुई है, और उसके बाद जब ये टेबल टॉक पे बैठे हैं, मामला थोड़े सेटल हुए हैं, चीजें थोड़ी सी कंट्रोल हुई हैं, सर्विलेंस कम हुई है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा कम हुआ, तो साथ ही पाकिस्तान के अंदर यके बाद दिख रहे 3 धमाके हो गए। और ना सिर्फ 3 धमाके हुए बल्कि वो 3 जानलेवा धमाके थे जिससे बहुत ज्यादा जो है वो सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर दोबारा घुस के मारना चाहिए या अपने सर्विलेंसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्या कहते हैं आप सर? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त मल्टी किस्म के क्राइसिस के साथ भी नजर आजमा है। इसी तरीके से हमारे मतलब जहां पे हमें अफगानिस्तान की तसलसल के साथ हमले जारी हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर एक माशी क्राइसिस भी है, हमारे अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो भी तसलसल के साथ चल रहा है। स्पेशली 9 मई के बाद से जो है ये क्राइसिस डे बाय डे जो है वो ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अपने तौर पर बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अवाम का जो एतमाद साजी के मराइल होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिससे ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब देखें, अगर 9 मई को जब और 10 मई को जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे सारी चीजों को, तो 11 मई को कुछ चीजें और तरफ चल पड़ रही थी। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अभी ये जो जिन दहशतगर्द हमलों की बात आप कर रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के भी नॉलेज में, हुकूमत पाकिस्तान के भी नॉलेज में, वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ एंगेजमेंट ऐसी थी जिसमें इंटरनेशनल, जब आप पाकिस्तान इसमें सारा पूरा साजिश का किरदार अदा कर रहा था तो पाकिस्तान उसको फोकस जरूर किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये शुमाली सरहदों को इग्नोर नहीं किया हुआ था। ठीक है ना। वो थोड़ा सा जाहिर है कहीं ना कहीं से ऐसा इन्फ्लुएंस अफगानों के ऊपर भी आया होगा कि थोड़ी देर के लिए वो शायद थे, लेकिन वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान को इसमें आप कहने को मौका नहीं देना चाहते। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो तसल्सल के साथ अपनी जो है कोई ना कोई गेम चला लेता है, और दुनिया नो डाउट जब बात ये कि इकोनॉमी की बात है, जब पॉपुलेशन की बात है, और ये दुनिया में बहुत बड़ा होता है कि जनाब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी जाना है, बाकियों ने भी जाना है, तो वो एक इंटरेस्ट जो है वो सारी दुनिया का बन जाता है। लेकिन इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ भी वो इंडिया का जो एक नेटवर्क मौजूद है, इजराइल जो पीछे मौजूद है, वो सारे पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के चक्कर में तो रहते हैं। और उसी में अब इंटरनल इशू ये है कि एक अरसे से यहाँ की हमारी हुकूमतें भी, हमारे तमाम इदारे भी ये समझाने की कोशिश करते रहे हमारे केपी में बैठे दोस्तों को कि जो आपका नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरा एक डिसाइडेड था कि हमने अपने इलाकों के अंदर किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से इन दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम करने, किस तरीके से अफगान महाजरीन को वापस जो है अफगानिस्तान में धकेलना है, तो उसमें जहां इग्नोरेंस होगी वहां पे जाहिर है बात होगी। सर आपको और वो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो रही है केपी गवर्नमेंट की। बिल्कुल, मैं इसी चीज को मैं लेके आता हूं हसनैन भाई की तरफ। हसनैन भाई, जैसे अभी कमर भट्टी साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि ये 9 और 10 मई को वफाक की जानब से और बाकी जो सूबे उनकी जानब से बनियानुल मरसूस की कामयाबी के ऊपर जो था वो तकरीबात का इनेकाद किया गया। तो क्या सर, सब पहली बात तो ये केपी के गवर्नमेंट में किसी किस्म का कोई नहीं हुआ, और खासतौर पे अगर उनको बुलाया भी गया तो उनकी ना तो सुहेल अफरीदी वहां पे शामिल हुआ, ना वहां पे उनका कोई भी सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जो था केपी के गवर्नमेंट का कोई वहां पे शामिल नहीं था। इट मींस के वो अब सर भट्टी साहब फिर कहेंगे मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेकिन नहीं, आप देखे ना कि मैंने कहा ना 9-10 को क्या किया जा रहा था, जश्न मना रहे थे, और 10 या 11 तारीख को हमने पेट्रोल बम चलाया वहां पर, तो वो इररिलेवेंट होगी, वो इररिलेवेंट चीज होगी ना। लेकिन भट्टी साहब बात ये हो रही है ना कि आप अज्यूम करने की बात है, लेकिन कुछ चीजें सामने नजर आ रही तो लिहाजा हमें कड़ियां जोड़नी तो पड़ती है ना। कुछ कड़ी कमजोर होती निकल जाती है, जो मजबूत होती है वो रह जाती है। आपने सर 9 और 10 को सर किसी किस्म का फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया सर आपने?
और उसके बाद आपने क्या किया, वहां पे जितने भी धमाके हो रहे हैं, क्या आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी सूबाई गवर्नमेंट है, क्या उसके पास वहां पे फैसिलिटी मौजूद थी किसी किस्म की इसको काउंटर करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, हमने फुटेजेस के अंदर देखा, और आप जैसे सीनियर जो जर्नलिस्ट है जिनके पास जो कि जिन्होंने हमें वो चीजें आगे फॉरवर्ड की हैं, उन फुटेजेस के मुताबिक वहां पे एम्बुलेंसेस तक, और खासतौर पर अगर मैं मालाकंड अभी जो रिसेंट हुआ है, पीछे जो हुआ है, लकी मरवत की बात करता हूं, तो वो तो एक चिंची रिक्शा के ऊपर जो है वो जख्मियों को, लाशों को लेकर जाया जा रहा था। तो सब 14-15 साल हो गए, गवर्नमेंट वहां मौजूद है और वो वफाक के साथ इस बात पर लड़ रही है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक हमने काम नहीं करना, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी लैप्सेस आपके सामने, और सारी की सारी सिक्योरिटी लैप्सेस उठा के किस पर डाल देते हैं? वफाक के ऊपर। जी, मैंने आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि गुज़िश्ता 4 से जो हम वो करते हैं 1200 अरब रुपए जो है, जी जी, वो केपी हुकूमत को इस मद में जो है वो अदा किए गए। आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर जो है वो सूरत हाल ये है कि जब कोई धमाका होता है तो लोगों को जो है वो चिंचियों पे धमाका क्यों होता है? वो उसकी वजह ये है कि आप इतने पैसे ले रहे हैं, टेररिज्म के लिए पैसे ले रहे हैं। उसकी वजह देखिए आप, ये सिग्निफिकेंट इसकी ये है कि हम पहली जो है वो कहिए कि अपनी फतह का पहला जश्न जो है वो मना रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि जी, आपको पता है कि टीटीपी और दूसरे जो इस किस्म के फितनतुल खवारिज जो है वो प्रॉक्सीज हैं, और वो प्रॉक्सीज किसकी हैं वो हम सबको पता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी जानिब से भी कोई इस किस्म की, यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स तो मौजूद है ना जी, बिल्कुल ऐसा। आप या तो उनकी मौजूदगी से जो है वो इनकार कीजिए कि वो स्लीपिंग सेल्स मौजूद नहीं है, न सिर्फ ये बल्कि आप हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि बलूचिस्तान में जो है वो अब मतलब इस दफा कुछ हमें देखने को सानेहात जो है वो देखने को नहीं मिले, वरना उन्होंने तो पूरी भरपूर जो है वो कोशिश करनी थी कि इस मौके को जो है, इस ओकेजन को जो है वो किस तरीके से जो है वो तबाह किया जा सके। लोगों के ज़हन, असल में इस तमाम वारदात का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के जहनों में खौफ क्रिएट किया जाए, उनका जो है वो अपनी रियासत से जो एतमाद है उसको मुतजलजल किया जाए। जी बिल्कुल, इसका मकसद ये नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि मतलब एक वो मतलब बम चलाकर 10-20-50 लोगों को शहीद करके क्या कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को फतह कर लेगा? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ये जी, इसका मकसद जो है वो सिर्फ यही होता है कि जो आपका दुश्मन है वो लोगों के अंदर खौफ की सूरत हाल पैदा करके वो ये बताना चाहता है कि आपकी रियासत आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो जिम्मेदार है वो सूबाई हुकूमत है। अगर कराची में कोई बारिश की वजह से सानिया होता है, कोई और इस किस्म का वो होता है, तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। बिल्कुल है। पंजाब में अगर कोई वो होता है तो ये किस तरह मुमकिन है कि केपी हुकूमत को हम जो है वो इससे जो है बरी जिम्मा करार दे? मतलब मुझे उन दानिश्वरों पे, उन दोस्तों पे जो है वो हैरत होती है जब वो इस किस्म की सोच वो करते हैं कि जब आप बाकी सूबाई 18वीं तरमीम जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन लोगों ने उसका मुताला किया, उसे पता है कि ये सूबाई मामलात है, लोगों की तालीम, लोगों की सेहत, लोगों का अमन अमान, अब ये तमाम के तमाम सूबाई मामलात हैं। आप जो है वफाक से नहीं पूछ सकते। वफाक आपको उसमें हेल्प जरूर फराहम कर सकता है, लेकिन वो वहां पर जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है, या तो जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो दोनों हाथ खड़े करे और कहे कि हमारे बस की नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें कर लेने दो, आप यहां से निकल जाओ। गुजारिश ये है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो वहां मौजूदगी में जो है वो ये मतलब है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो जाने के बाद क्या करेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है अपनी नाअहली का वो कौन सा मतलब है ऐसा सबूत वो देना चाह रहे हैं कि ये हमने, हमारे पास आपके लिए वो मौजूद है। देखिए जनाब, हमने एक कमाल काम कर दिया गुज़िश्ता 15 सालों में। हमने जो है वो नाकाबिले तस्खीर बना दिया सूबे को। हमने यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अच्छा चलिए, मैं आपका बात ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अगर इसी चीज को देखते आगे तो हमें ये बताया जा रहा था कि अब चंद दिन पहले एक अजीम शान जलसा हुआ है मर्दान में, और वहां पे ये बताया गया कि लोगों से, बल्कि अवाम ने, तमाम तरह अवाम ने नारे लगाए कि हमें किसी भी किस्म का तरक्याती फंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जेल मकानी इमरान अहमद खान नियाजी, हमें सिर्फ वो चाहिए। और उसके बाद वहां पे लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि हमें ना स्कूल चाहिए, ना हमें सड़क चाहिए, ना हमें कोई चीज चाहिए।
और वो सिक्योरिटी के ऊपर भी सर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये है कि जेल मकानी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो सर क्या हम वो फिर वही बात हो जाएगी भट्टी साहब वाली, वो कि जी हम एक अज्यूम करके बैठ जाते हैं। लेकिन सर जब हम इस तरह के रवैये को क्या कहेंगे, हम उसको क्या सियासी रवैया कहेंगे, हम उसको किसी किस्म की बलूगत कहेंगे, जहनी बलूगत कहेंगे, कि तालीम की फरावानी कहेंगे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले, चाहने वाले ही सिर्फ अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी जो है वो ना बलद है, ना ख्वांदा हैं, उनको नाम नहीं लिखना आता। सर मैं उस हिसाब से पूछना चाह रहा हूं सर। देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसका लीडर, जिन लोगों का लीडर बंद है, हाँ, उनके लिए प्रायोरिटी उसको निकालना है। ठीक हो गया। तो ये तो बिल्कुल मतलब ऑब्वियस है कि उन्होंने यही डिमांड रखी। जब भाड़ में जाए सर, सब कुछ बाढ़ में जाए। देखिए ना, बिल्कुल उन्होंने यही जता दिया ना आपको कह के कि हमें इन सब चीजों से दिलचस्पी नहीं है, हमारा बंदा निकालो। ठीक हो गया। तो जब एक बंदा जो है वो रियासत के ऊपर हावी हो जाएगा, तो रियासत कैसे ऐसा होने देगी? मैं तो नहीं समझता कि उनकी, अगर ये बचकाना, इसको कहते हैं क्या, वो कहते हैं बालक हट। ठीक है ये बालक हट है। बालक हट, ठीक हो गया। आप बात करें, टेबल पर बैठे, उसके मुकदमात हैं, उसको लड़ें जैसे लड़ना चाहिए और निकलवाएं उसको। सियासी जंग नहीं है ये, कानूनी जंग है। अच्छा, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा हसनैन भाई, बिल्कुल आखिर में जाते जाते एक बहुत बड़ा मसला जो है ब्लू पासपोर्ट का। अभी सर आपने देखा कल जो है वो बड़ी तरीके इंसाफ के जो दो बड़े जय्यद जो लीडरान हैं, वो असम्बली में सर आपस में लड़ पड़े और हाथापाई हुई, और अच्छी खासी हाथापाई। जुनैद अकबर की बात कर रहा हूँ और शहरियार अफरीदी की बात कर रहा हूँ, और वजह अनाज जो है वो भी आपके सामने ही है। अब सर ब्लू पासपोर्ट तो अब वो शहरियार अफरीदी को मिलेगा या जुनैद अकबर को मिलेगा, जो कि मेंबर पार्लियामेंटेरियन है या मेंबर पार्लियामेंट के, तो उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके ड्राइवर्स को, उनके रिश्तेदारों को, उनको भी ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है। और वो ब्लू पासपोर्ट को जिस तरह वो यूटिलाइज कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो है वो हंसी उड़ा रहे हैं, सर इस पे सर आप क्या कहते हैं कि क्या ये, हमें तो ये बताया गया था ना कि जिस दुनिया में उनको नाहक जो है झूठे इल्जामात के अंदर जेल में भेजा गया, उनकी पार्टी तो दुनिया की पवित्र तरीन पार्टी है, और सर इस तरह की चीजें निकलनी शुरू हो गई। चले वो तो हम मान लेते हैं, जो उनपे मुकदमे बने सारे झूठे हैं, लेकिन सर ये तो सच है ना। देखिए, हमें जो है वो इसको पार्टी से बालातर, मैं बिल्कुल पार्टी से बालातर आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी जमात, चाहे वो मौजूदा जो हुक्मरान जमात है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको एक तो ये समझना होगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी इज्जत तभी बढ़ेगी जब ये लोग खुद उसकी इज्जत करना शुरू करेंगे। एक आम आदमी की तरफ से कुछ भी हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो बाहर जाए और वहां जाके लॉ ओबीडियंट सिटीजन के तौर पे वो रहे। हम तमाम लोग जानते हैं कि 80 लाख के करीब पाकिस्तानी खलीज में मौजूद हैं, और खलीजी ममालिक के जो है वो हम सब जानते हैं कवानीन जो है वो कितने सख्त हैं। वहां अगर ये तमाम लोग लॉ ओबीडियंट हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? तो नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी असल सूरत हाल है। हमारे यहाँ हुक्मरान तबका खुद को तमाम चीजों से बालातर समझता है, वो मुबर्रा है। हाँ जी, ये ब्लू पासपोर्ट क्या आप मुझे आपको मिल सकता है? मैं भट्टी साहब बैठे हैं, ये 40 साल से सहाफत से वाबस्ता है, ये इनसे पूछिए कि सोचकर भी जो है वो ब्लू पासपोर्ट क्या है, कोई मेरा ख्याल है पीला पासपोर्ट भी हम नहीं सोच सकते। हमें तो जो है वो अपने लिए ग्रीन पासपोर्ट है। नहीं, वो ग्रीन तो है ना। मकसद ये है कि हमें तो युगांडा का वीजा भी लगवाना होगा तो हमें अपनी सारी हिस्ट्री देनी पड़ेगी भाई। सर अब मेरे वाले साहब है ना, वो उनके कागजात दुरुस्त कर रहा हूँ सर। हालांकि सर वो रईस साहब जो है अच्छी तरह जानते हैं, तो पिछले 3 साल में से 12 दफा वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। उसके बावजूद भी सर जब तक वो 100-150 सफों का एक पलंदा मैं जमा ना करवाऊं तो अगला कहीं उनको वीजा नहीं मिलता जी। तो ये बड़े अब आप अंदाजा लगाइए ना, जिस मतलब हम जो है वो मिनहसुल कौम, वो खुद को कानून से बालातर समझना। लेकिन इसके अंदर सर एक जो उन्होंने बात की भट्टी साहब जो मेरे लिए थोड़ी सी तकलीफ दे बात है, उन्होंने ये बात कही कि जी उन्होंने जस्टिफाई किया अपने बेटे के इस काम को, और जो क्योंकि वो ब्लू पासपोर्ट उसके पास है, वो गया और उसने अजाइलम ले लिया जाके, ठीक है, वो उसका तो सर पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अजाइलम ले रहा है पॉलिटिकल बेस के ऊपर, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अफरीदी साहब
और साथ में ये कह रहे हैं कि क्योंकि अगर तुमने मेरे जैसे ये डॉक्टर साहब रईस साहब ने बात की कि उनके लीडर को अंदर वो डाला हुआ है तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि उसको बाहर निकालो, बाकी पूरी कौम जाए भाड़ में। अगर वो हमारा लीडर बाहर नहीं आया तो मैं भी अज़ाम लेके चला जाऊंगा। सर ये क्या मैं इसको कहते हैं वो व्हाट द हेल इज दिस? सर दुरानी साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाली जितनी अशरफिया है, जितनी एलीट क्लास है, जितने आपके अरकान असम्बली हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो अगर ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल की वो सोच रही है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी किसी तरीके से सेटलमेंट किसी न किसी यूरोपीय कंट्री में, किसी न किसी आप कह रहे हैं नेटो के ममालिक में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे हो जाए, उनके बच्चों को मिल जाए पासपोर्ट। तो ये आपकी प्रायोरिटी है आपके लोगों की, ठीक है, ये आपकी और इसमें आप ये जो माशाल्लाह ये खाली अरकान असेंबली नहीं है, आपकी सारी सबको ये है। और यही अफसोसनाक बात है कि इस वतन से मोहब्बत करना हमने लोगों को सिखाने की बजाय लोगों को ये बेस्ट ऑप्शन दे दिया है कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, निकल जाएं। पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल इशू है, माशी इशू है, जो भी इशू है, मुल्क छोड़ने से आपको वो इशू से आप आजाद हो जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। ये एक बदकिस्मती है, इसको ठीक कर लें तो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक हो जाएगा चीजें। बड़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रईस मर्चेंट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हसनैन खलाक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग स्टूडियो में तशरीफ लेके, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजा काशिफ साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी, मसाइल आपके सामने हैं। चाइना का जो इस वक्त दौरा है वो बेसिकली फ्रंट के ऊपर वो बिजनेस ओरिएंटेशन है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो चीजें होंगी यकीनी तौर पे आइंदा जो आने वाले दिनों में हमें आनी शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह सेम वक्त सेम चैनल से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।